स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं के गणित विषय में अध्याय 1 संबंध रिलेशन को समझेंगे। और ये पाठ 1 है, अध्याय 1 है आपका। सबसे पहले हम इसके संबंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हम कक्षा 11वीं के संबंध के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, साथ ही इसके प्रांत और परिसर का भी अध्ययन हमने किया है, अच्छे से किया है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के जो संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। और इसमें हम जानते हैं कि किसी समुच्चय ए में संबंध ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय होता है। क्या मैं यहाँ पे लिख करके आपके नॉलेज में रखता हूँ कि हम जानते हैं कि किसी समुच्चय ए में संबंध ए क्रॉस ए गुणा ए का एक उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है, ये हमारे थोड़ी संबंध के बारे में जानकारी है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अर्थात ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अन्य अवयव से संबंधित होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अन्य अवयव से संबंधित होता है। ये इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अतः एक रिक्त समुच्चय जो होता है वो इस संबंध में सबसे छोटा, तथा ए गुणा ए जो संबंध होता है वो सबसे बड़ा संबंध होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक स्वयं दो चरम संबंध है या एक्सट्रीम रिलेशंस कहलाते हैं, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख करके आपके नॉलेज में बता देता हूँ। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय जिसको हम फाई से दर्शाते हैं, जो उप समुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस ए गुणा ए का एक रिक्त समुच्चय, एक उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो रिक्त दे रखा है, और सबसे क्या होता है, ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, तथा ए गुणा ए सबसे बड़ा संबंध होता है। ये इस प्रकार से, अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों चरम संबंध कहलाते हैं। अर्थात ये स्वयं अपने आप में दो चरम संबंध है, यानी कि एक्सट्रीम रिलेशन में होते हैं, ये संबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी समुच्चय ए में जो संबंध है ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय होता है। अर्थात हम ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अन्य अवयव से संबंधित होता है, ये कह सकते हैं। अतः रिक्त समुच्चय जो होता है वो ए क्रॉस ए गुणा ए सबसे छोटा, तथा ए गुणा ए सबसे बड़ा संबंध होता है। ये रिक्त समुच्चय और ए गुणा ए में सभी सदस्य इसके युग्म बनाते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा होता है। और इसमें केवल एक रिक्त समुच्चय होता है, इसलिए ये सबसे छोटा होता है। अतः इन्हें ये अपने आप में स्वयं में एक चरम संबंध दर्शाते हैं। अब संबंधों के प्रकार में आते हैं हम। संबंधों के प्रकार, पहला प्रकार है इसमें जो हमारा है, उसमें है रिक्त संबंध। नंबर 1 रिक्त संबंध, और रिक्त संबंध को शून्य संबंध भी कहते हैं। मतलब उसमें कोई भी युग्म नहीं होता है, उसको हम रिक्त या शून्य संबंध कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी परिभाषा बताते हैं।
समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है कब? यदि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख करके बता देता हूँ। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध समुच्चय ए से बी पर परिभाषित, ए से बी पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? यदि ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात हम इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे आर बराबर एक रिक्त संबंध है, जबकि उप समुच्चय जो है वो किसका है? ए क्रॉस बी का। यानी कि ए क्रॉस बी के जो युग्म होते हैं, समुच्चय युग्म, उसमें जो संबंध है उसका ये रिक्त समुच्चय एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, अब आते हैं, तो इस प्रकार से हमने रिक्त संबंध की परिभाषा या शून्य संबंध की परिभाषा दी है कि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है। सिंपल सी ये बात आपको याद रखनी है। बाकी तो समुच्चय ए और बी पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। कब कहलाएगा? जब ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है। दूसरा संबंध है इसका नंबर 2, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सार्वत्रिक यानी कि सभी। तो यहाँ पे भी परिभाषा इसी तरह से शुरू होगी। समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों से संबंधित है। आप यहाँ पे देख रहे थे कि इसमें लिखा है कि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, लेकिन सार्वत्रिक में क्या होगा कि ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयव से संबंधित होता है। बस ये परिभाषा का थोड़ा सा डिफरेंस है। ये रिक्त हो जाता है अगर संबंध नहीं होते हैं, और अगर संबंध होते हैं तो वह सार्वत्रिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे परिभाषा। समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों से संबंधित हो। ये इस प्रकार से पूरा समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों से संबंधित हो। अर्थात हम इसको संकेत के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर जो है वो संबंध रखता है ए गुणा बी, यानी कि ए और बी के समस्त अवयव से संबंध रखता है। ये था आपका सार्वत्रिक संबंध। अब एक संबंध और है जिसे हम इकाई संबंध कहते हैं, और इकाई संबंध में हम इसको हल करके फिर आगे बढ़ते हैं अगली हमारी जो प्रश्न है। तो ये 3 संबंध आज हम पढ़ेंगे। इकाई संबंध,
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इकाई संबंध कहलाता है यदि ए बराबर बी हो, यानी कि ए और बी के मान समान हो, तब वह एक इकाई संबंध कहलाता है। मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इकाई संबंध कहलाता है। इकाई संबंध कहलाता है यदि, कब, तो यदि आर जो है वो ए बी युग्म है, सच दैट ए और बी जो बिलोंग कर रहे हैं किसे, ए से, यानी कि समुच्चय से, तथा साथ में ए जो है वो बी के बराबर भी है। ये इस प्रकार से, अर्थात ए और बी अगर आपस में बराबर है तो हम बी की जगह ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर ए फिर क्या हो जाएगा, बिलोंग हो जाएगा किससे, ए से। तो इस प्रकार हम इसको ए बराबर बी के हिसाब से लिखेंगे। तो इस प्रकार आर बराबर ए ये युग्म बन जाएगा जिसमें भुज और कोटि दोनों समान रहेंगे। और सच दैट, अब ए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ए हो गया है, तो ए बिलोंग टू ए, एवरीवेयर, ए फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। इस प्रकार से हम इसको इकाई संबंध को दर्शा सकते हैं। ठीक है, और इकाई संबंध को, समुच्चय पर हम इकाई संबंध को हमेशा आई ए से दर्शाते हैं। समुच्चय, कोई भी समुच्चय हो, उसको हम इकाई संबंध में आई ए के द्वारा दर्शाते हैं। ये आपका दर्शाने का तरीका रहेगा जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज हमने संबंधों के प्रकार, सार्वत्रिक संबंध, इकाई संबंध और एक और रिक्त संबंध, ये 3 संबंध हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली को देखते हैं। हमारी प्रश्नावली जो है 1A, इनके प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्नावली 1A में हमें प्रश्न दिया गया है कि माना A बराबर 1, 2, 3, 4 तथा R बराबर AB सच दैट ए बी बिलोंग टू ए विभाजित करता है B को तथा B विभाजित करता है A को, तो दिखाइए कि R से A में एक इकाई संबंध है। ठीक है, तो प्रश्न हमने यहाँ पे शार्ट में लिखा दिया है हमें। ए बराबर 1, 2, 3, 4 एक समुच्चय दिया है तथा इसमें एक रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू ए, जहाँ पर ए विभाजित करता है बी को तथा बी विभाजित करता है ए को। अब सिंपल सी बात है, अगर ए विभाजित करता है बी को, यानी कि ए अपॉन ए होगा तभी विभाजित कर पाएगा। इसी तरह से बी विभाजित करता है ए को, यदि बी अपॉन बी होगा तभी विभाजित कर पाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए और बी आपस में क्या है, बराबर है, तभी ये दोनों आपस में इनको विभाजित कर पाते हैं। तो हमने लिखा दिया है, ये लिख दिया है, और इसके आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए विभाजित करता है बी को तो बी विभाजित करता है ए को, यानी कि ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो हमारा जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा, और इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसलिए आर बराबर ए और बी बराबर है तो हम बी की जगह ए लिख सकते हैं, तो ए। और इस प्रकार से सच दैट एवरी, फॉर एवरी के लिए ए बिलोंग टू ए से। ओके, ये इस प्रकार से हमारा वो बन जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि ए, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए से ही, क्योंकि ए से बिलोंग कर रहा है ए, तो ये एक भुज हुआ तो कोटि भी क्या हो जाएगा, एक। इसी तरह से 2, तो 2 भुज तो कोटि भी 2। तो इस प्रकार से हमारा जो मान आएगा आर का वो इस प्रकार से आएगा, 1, 1 बराबर है, इसी तरह से 2, 2, इसी तरह से 3, 3, इस कंडीशन को देखते हुए, इसी तरह से 4, 4 तक है, 4 से आगे नहीं है। इस प्रकार से हमारे पास में ये युग्म प्राप्त हो रहे हैं।
और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 जो प्राप्त हो रहे हैं ये आर से ए में इकाई संबंध को दर्शाते हैं। हमारी जो डेफिनेशन हमने अभी परिभाषा पढ़ी इकाई संबंध की, जहाँ पे ए बराबर होता है ए के, ए बराबर आपस में बी के, यानी कि दोनों मान आपस में बराबर हो, तो कौन सा संबंध हो जाएगा? इकाई संबंध। अतः हम लिखेंगे अतः आर से ए में इकाई संबंध है। ये इस प्रकार से हम हल करेंगे। विशेष रूप से जो रिलेशन आर जो दिया जाता है उसी को आप हल करेंगे और फिर समुच्चय से हल करना है और देखते जाना है। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखें। क्वेश्चन नंबर 2 से और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं कि प्रश्न है दूसरा, माना ए बराबर 1 5 बी बराबर 3 7 दो समुच्चय हैं तथा इनमें आर बराबर ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी तथा ए माइनस बी 4 का गुणज है। यह हमें दिया गया है। तो हमें बताना है कि ए और बी से ए से बी में एक शून्य संबंध है, यानी कि रिक्त संबंध है। यह हमें प्रूव करना है। तो हमने लिखा यदि ए बराबर 1 5 हमें दिया गया है, बी बराबर 3 7 ये भी हमें दिया गया है तथा एक रिलेशन आर ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी तथा ए माइनस बी 4 का गुणज है, यह हमें दिया गया है। तब हम क्या करते हैं, इस आर के हिसाब से यहाँ पे हम लिखते हैं कि यदि ए बराबर हमारे पास में यदि 1 है और बी बिलोंग टू बी से है तो बी बराबर 3 है, ठीक है। तब ए माइनस बी बराबर 1 माइनस 3 बराबर -2 लिखा। अब -2 तो आ गया हमारे पास में, जो कि जो -2 है वो 4 का गुणज नहीं है। 4 का गुणज का मतलब होता है 4 का पहाड़ा बोलने पर जो जो संख्याएं आती है वो सब 4 का गुणज कहलाती है। जैसे 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 ये गुणज कहलाएगी। लेकिन 2 4 का गुणज नहीं है क्योंकि 4 से छोटी है ये। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में -2 आया है जो कि 4 का गुणज नहीं है, 4 का गुणज नहीं है। इसी प्रकार से हम बारी बारी से और आगे बढ़ाते हैं। यदि a बराबर 1 है लेकिन अब की बार b का मान 7 हो गया, चेंज कर दिया, तब a माइनस बी बराबर 1 माइनस 7 और 1 में से हम 7 को अगर माइनस करते हैं तो माइनस के 6 आते हैं जो कि 4 का गुणज नहीं है क्योंकि 4 के पहाड़े में 8 आते हैं, ये तो 6 ही है। इसी तरह से अब की बार a का मान हम 5 लेते हैं और b का मान 3 लेते हैं क्योंकि 1 समाप्त हो गया दोनों के लिए, अब 5 लेंगे। a का मान 5 है, b का मान 3 है, तब हम इसको फिर घटाते हैं। a माइनस बी बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, ये भी गुणज नहीं है 4 का। इसी तरह से अब की बार a का मान तो 5 ही है लेकिन b का मान जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। अब इनको भी घटा के देखते हैं। 5 माइनस 7 बराबर में अपने पास में आएंगे -2, ठीक है। तो ये भी है 4 का गुणज नहीं है, यानी कि हम देख रहे हैं कि किसी भी स्थिति में हमारे पास में 4 प्राप्त नहीं हो रहे हैं, 4 का गुणज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गुणज प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार ऐसा कोई युग्म जहाँ पर a और b सच दैट a बिलोंग टू a तथा b बिलोंग टू b नहीं है जो 4 का गुणज है, 1 में भी नहीं है, ठीक है। इसलिए R जो है वो एक रिक्त समुच्चय हो गया, और जब रिक्त समुच्चय हो गया तब लिख देंगे अतः R A से B पर रिक्त संबंध है। मतलब जो R का है A से B पर एक रिक्त संबंध है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को
हल कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। एक प्रश्न और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। माना a बराबर 7 9 एक समुच्चय है, b बराबर 11 15 दूसरा समुच्चय है, तथा r बराबर a b सच दैट a बिलोंग टू a और b बिलोंग टू b, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, तथा a माइनस b सम है। जैसे हमने पिछली बार किया था कि a माइनस बी 4 का गुणज है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में a माइनस बी एक सम है। तो हल उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने प्रश्न पिछला किया था। तो यहाँ पे हमें दिया गया कि यदि a बराबर 7 9 b बराबर 11 15 और r बराबर a b सच दैट a बिलोंग टू a और b बिलोंग टू b तथा a माइनस b सम है, तब हम यहाँ पे मान निकालेंगे r के लिए, और वो होगा देखना है ना r के लिए। तब हम देखते हैं ये a माइनस बी सम है, तो बारी बारी से इसको घटा घटा करके देखेंगे और r का मान देखेंगे। सम होना चाहिए। r बराबर 7 में से 11 घटाने पर 4 मिलते हैं, यानी कि एक युग्म सही है ये, यानी कि 7 11 एक युग्म प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से 7 में से 15 घटाने पर आपको माइनस के 8 मिलते हैं, ये भी आपके सम है। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि 7 और 15 युग्म सही है। इसी प्रकार से 9 और 11, 9 में से 11 घटाएंगे 2 बचेंगे माइनस के, तो ये युग्म भी सही है। और इसी तरह से 9 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, ये भी एक सम संख्या है, तो इसलिए ये भी हमारा युग्म सही बन रहा है। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त हो रहे हैं युग्म, आर के जो युग्म प्राप्त हो रहे हैं 7 11 7 15 9 11 9 15, ये आ गया हमारे पास में। अब साथ ही हम इनका गुणा भी निकालते हैं, क्योंकि सार्वत्रिक संबंध बताना है अपने को। तो यहाँ पे a गुणा b निकालते हैं, a का b से रिलेशन गुणा करने। तो a गुणा b का मतलब होता है, जैसे देखिए आप 7 11 गुणा नहीं करते हैं, इसमें प्रथम से, फिर प्रथम का द्वितीय से, फिर द्वितीय का प्रथम से, द्वितीय का द्वितीय से, ये गुणा का रूप होता है, इसका संबंध बताते हैं। तो इस प्रकार से 7 11 आ गया, फिर दूसरे नंबर पे 7 15, तीसरे नंबर पे 9 11 और चौथे नंबर पे 9 15। ठीक है। अब आप देखते होंगे कि r और a क्रॉस b, a गुणा b आपस में समान युग्म वाले हैं, सभी युग्म समान हैं और समान हैं, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट है कि r जो है वो बराबर है a गुणा b के। और जब ये बराबर है a, r जो a गुणा b के बराबर है, तो हम लिखेंगे अतः r जो है a से b पर एक सार्वत्रिक संबंध है। ये इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हल होता है ना। तो एक बार हमने रिक्त के लिए किया, एक बार इकाई के लिए किया और एक बार सार्वत्रिक के लिए किया। इस प्रकार से हमने 3 प्रश्न हल किए हैं इस प्रश्नावली के, और इस तीनों प्रश्नों के आधार पर आप चौथे प्रश्न को अपने होमवर्क के रूप में कर सकते हैं, चेक करना और हल करना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।